नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल साम्राज्य को नए भारत का प्राचीन रोड मैप बताया। कहा, इसकी उपलब्धियां आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला। कहा, ये 5 वर्षों में 5 गुना बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में निर्बाध लॉजिस्टिक की भूमिका प्रमुख थी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में और कल तक पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। क्रिकेट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में सीरीज का चौथा शतक लगाया। और कोनेरू हम्पी तथा दिव्या देशमुख के बीच फिडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल ड्रॉ पर समाप्त होने के बाद टाई ब्रेक में गया। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज राजा चोल और राजेंद्र चोल की विरासत भारत की पहचान और गौरव का पर्याय है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी गतिविधियां एक पवित्र प्रयास के समान हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आदि तिरुवथिरई उत्सव के समापन समारोह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। राज राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चोल साम्राज्य के दौरान भारत ने वाणिज्यिक प्रगति, समुद्री मार्गों के उपयोग और कला तथा संस्कृति के प्रचार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में तेजी से उन्नति की, जो नए भारत के निर्माण का एक प्राचीन रोड मैप है। श्री मोदी ने आगे कहा कि एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को एकता को प्राथमिकता देनी होगी, अपनी नौसेना तथा रक्षा बलों को मजबूत करना होगा, नए अवसरों की तलाश करनी होगी और अपने मूल मूल्यों की रक्षा करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज वैश्विक चर्चा अक्सर जल प्रबंधन और पारिस्थितिकी संरक्षण पर केंद्रित होती है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वजों ने इन मुद्दों के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दक्षिण में स्थापित किया था। राजेंद्र चोला ने उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दक्षिण में स्थापित किया। गंगा जलमयम जयस्तंभम, उस जल को यहाँ चोला गंगा येरी, चोला गंगा झील में प्रवाहित किया गया, जिसे आज पोन्नेरी झील के नाम से जाना जाता है। काशी के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री ने मां गंगा के साथ अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव को साझा किया। श्री मोदी ने घोषणा की कि आने वाले समय में तमिलनाडु में राज राजा चोल और उनके पुत्र प्रख्यात शासक राजेंद्र चोल प्रथम की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। इससे पहले त्रिची और गंगई कोंडा चोलपुरम में विभिन्न रोड शो के दौरान तमिलनाडु के लोगों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया। श्री मोदी ने कहा कि अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से देश में एक नया माहौल बना और बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञानी बनने की जिज्ञासा जगी थी। स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं।
उन्होंने कहा कि 5 साल पहले देश में अंतरिक्ष से जुड़े 50 से भी कम स्टार्टअप थे जो आज 200 से ज्यादा हो गए हैं। आगामी 23 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से अपील की कि वे नमो ऐप के जरिए नया आइडिया साझा करें कि ये दिवस कैसे मनाया जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में निर्बाध लॉजिस्टिक्स प्रबंधन एक निर्णायक कारक था। श्री सिंह ने आज गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने देश की आर्थिक प्रगति में लॉजिस्टिक्स को उत्पादन से लेकर उपभोग तक हर चरण को जोड़ने वाले प्रमुख स्तंभों में से एक बताया। भारत जैसे देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जिन सेक्टर्स की बड़ी भूमिका है उनमें लॉजिस्टिक्स एक मेन पिलर है। लॉजिस्टिक्स ही वह प्रोसेस है जो प्री प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक और हर स्टेप को आपस में जोड़ती है। साथियों, आज देश में यदि कोई प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट में तैयार होता है और वह समय पर दिल्ली या मुंबई के बाजार तक पहुंचता है तो यह लॉजिस्टिक्स सिस्टम की एफिशिएंसी का ही एक प्रमाण है। रक्षा मंत्री ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस गति से युवा देश को शक्ति प्रदान कर रहे हैं वो सराहनीय है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में रेल नेटवर्क का विस्तार 5300 किलोमीटर तक और सुरंग निर्माण का कार्य 368 किलोमीटर तक किया गया। श्री वैष्णव ने युवाओं को विकास का वाहक बताया। उन्होंने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण में समर्थन देने का आग्रह किया। इस दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 194 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में डिग्री प्रदान की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर कल लोकसभा में चर्चा शुरू होने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की प्रतिक्रिया पर मौजूदा संसद सत्र के दौरान विशेष चर्चा होगी। श्री रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। ये ऑपोजिशन पार्टी का ही मांग था, सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में लगभग 7 करोड़ 90 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 92% ने अपने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं। एक रिपोर्ट। आयोग ने कहा है कि लगभग 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं और लगभग 36 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका पता नहीं लगाया जा सका है। आयोग के अनुसार इन मतदाताओं की सही स्थिति अगले महीने की 1 तारीख तक इन फॉर्म की जाँच के बाद पता चल पाएगी। इस व्यापक अभियान में 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, 2976 सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और लगभग 78,000 बूथ स्तरीय अधिकारी तैनात किए गए थे। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य अयोग्य नामों को हटाकर पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आज मुंबई में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का अभिनंदन किया गया। इस समझौते को भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन बाजार में निर्यात के अवसर पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों के लिए उपलब्ध नए अवसरों पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार
उपग्रह के प्रक्षेपण से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि निसार मिशन 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निसार उपग्रह न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि विश्व के देशों के लिए भी विशेष रूप से आपदा प्रबंधन, कृषि और जलवायु निगरानी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने में सहायक होगा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण आज जोधपुर में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध विराम के आह्वान के बावजूद थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर आज चौथे दिन भी गोलाबारी जारी रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सीमा विवाद भड़काने का आरोप लगाया। थाईलैंड की सरकार ने कहा है कि वो सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में और कल तक पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में कल भी तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना व्यक्त की है। ग्रीस भीषण गर्मी के कारण जंगलों में 5 स्थानों पर लगी बड़ी आग से जूझ रहा है। तेज हवाएं इस आग को और भी भड़का रही हैं। आग से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र एथेंस से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कई नगरों तक ये आग फैल जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग यहां से पलायन करने को बाध्य हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम हेपेटाइटिस से बचाव और इलाज विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान ILBS के यकृत रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विशाल अरोड़ा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से यकृत से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। कल रात 9:30 बजे से प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर 011-2371-7117 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछे जा सकते हैं। मैनचेस्टर में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में 5वें दिन के खेल में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 343 रन बनाए हैं। भारत ने अब 32 रन की बढ़त बना ली है। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा अर्धशतकों की पारी खेलकर क्रीज पर बने हुए हैं। भारत आखिरी सत्र में अब भी 6 विकेट शेष रहते और मैच ड्रॉ कराने की कोशिश में है। भारत ने कल के स्कोर 2 विकेट पर 174 रन से आगे खेलना शुरू किया। 5वें दिन के खेल के पहले सत्र में बल्लेबाज KL राहुल 90 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनाकर आउट हुए। गिल ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में श्रृंखला का चौथा शतक लगाया। टेस्ट श्रृंखला में भारत फिलहाल 1-2 से पीछे है। जॉर्जिया में भारत की कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल की दूसरी बाजी भी ड्रॉ रही। कल शाम भी दोनों के बीच पहली बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई थी। 2 कड़े मुकाबलों के बाद हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच का ये फाइनल मुकाबला टाई ब्रेक में पहुंच गया है। टाई ब्रेक मैच कल खेले जाएंगे। हम्पी पहले रैपिड गेम में काले मोहरों से खेलेंगी। फाइनल में जीतने वाली खिलाड़ी का सामना अगले वर्ष विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए चीन की जू वेनजुन से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल साम्राज्य को नए भारत का प्राचीन रोड मैप बताया। कहा, इसकी उपलब्धियां आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला। कहा, ये 5 वर्षों में 5 गुना बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में निर्बाध लॉजिस्टिक्स की भूमिका प्रमुख रही। मौसम विभाग ने आज गुजरात में और कल तक पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। मध्य भारत और उत्तर भारत के कई और राज्यों में भी बारिश के आसार। क्रिकेट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में सीरीज का चौथा शतक लगाया। और कोनेरू हम्पी तथा दिव्या देशमुख के बीच फिडे महिला विश्व कप 2025 का फाइनल
ड्रॉ पर समाप्त होने के बाद टाई ब्रेक में गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।